गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। हालांकि ये मैंने शेड्यूल थोड़ा सा बाद के लिए कर दिया था, क्योंकि अब एक वीक मैं बिजी रहूंगा कावड़ के शिविर में। उसमें बाकी क्लासेस बंद रहेंगी, ये भी बंद रहेगी, लेकिन शुरुआत कर देते हैं आज। जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, वो सब भी क्लियर हो जाएगा, तो फिर आगे जब और चीज़ें हम करेंगे, ट्रीटमेंट या दूसरी चीज़ें, तो वो समझना इजी हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक टर्म, जिसको बोलते हैं नियोप्लेशिया। नियोप्लेशिया का मतलब है न्यू ग्रोथ। एक जनरल टर्म है। ये पूरे नोट्स भी मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं उसी तरीके से ट्रांसलेट करवाने के बाद में। तो नियोप्लेसिया एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल सेलुलर जो ग्रोथ होती है वो देखने को मिलती है। और जो नॉर्मल हमारी बॉडी का रेगुलेशन प्रोसेस होता है सेल ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, ये उससे बाहर जाती है। यानी कि जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो बॉडी के कंट्रोल से बाहर होता है। जैसे नए सेल कहीं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनते हैं, यहाँ वैसा नहीं होता। और ये जो सेल ग्रोथ है, जो नियोप्लेसिया की कंडीशन हो रही है, ये एक स्थिति में फिर एक ट्यूमर का रूप ले लेती है, जिसको बोलते हैं हम नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म या ट्यूमर। नियोप्लाज्म भी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। नियोप्लाज्म मतलब एक एबनॉर्मल ग्रुप और मास ऑफ टिश्यूज जिसकी ग्रोथ अनकंट्रोल्ड है। और ये लगातार बढ़ती रहती है, लगातार इसकी जो प्रोग्रेस है वो देखने को मिलती रहती है। नियोप्लाज्म को या ट्यूमर को हम दो टाइप में फिर डिवाइड करते हैं, बिनाइन नियोप्लाज्म और मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, या बिनाइन ट्यूमर और नियोप्लाज्म ट्यूमर। जो बिनाइन है ये नॉन कैंसरस होता है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज नहीं होती। लोकलाइज होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता। नॉन इन्वेसिव है, मतलब यही चीजें हैं कि वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफर नहीं करता है। और बहुत रेयरली सिचुएशन में ही ये कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो, या जो बहुत बुरी स्थिति शरीर में डाल सके। कोई नर्व कंप्रेस हो जाए, या लीवर में बहुत सारे बिनाइन ट्यूमर बन जाएं। अदरवाइज ये नॉन फैटल ही रहता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर या मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, ये बहुत तेजी के साथ ग्रो करता है, इन्वेसिव है, और मेटास्टेटाइज होता है, मतलब शरीर में ये फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह इसके टिश्यू ट्रांसफर करते हैं। और पोटेंशियली फैटल होता है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग ये हमेशा रहता है। शरीर की मेडिकल साइंस की ब्रांच जो इसके लिए स्टडी करते हैं, जिसमें या जो इसके साथ डील करते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजिस्ट आपने सुना होगा, ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर स्पेशलिस्ट। एक्चुअली हमारी बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं, जिनको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये नॉर्मल जीन होते हैं जो सेल ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, सेल डिवीजन को के लिए जरूरी हैं, सेल को सर्वाइव करने के लिए जरूरी हैं, सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी हैं। और ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो हैं एक हेल्दी सेल साइकिल को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होते हैं। यानी कि जो अब मैं ये जो ऑन्कोलॉजी है ना इसको समझा रहा हूँ, यहाँ फिलहाल स्क्रीन पे नहीं है, मैं इसको बोल रहा हूँ। तो ये नॉर्मल जीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन जो होते हैं, इनका काम होता है सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करना। ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, सिग्नल ट्रांसड्यूसन प्रोटीन्स, जैसे आरएस भी एक आरएएस भी एक प्रोटीन है।
और आर एस एक जीन भी है, एक प्रोटो ओंकोजीन भी है, RAS। और ये प्रोटो ओंकोजीन जब ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं तभी ये मैलिग्नेंट हो जाते हैं। जब प्रोटो ओंकोजीन में म्यूटेशन हो जाता है, यानी कि म्यूटेट कर जाते हैं, उनकी जो पूरा का पूरा अंदर प्रोग्राम्ड स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, या मैं बोलूँ कि ओवर एक्सप्रेशन ये प्रोड्यूस करते हैं, तो ये ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओंकोजीन मतलब अनकंट्रोल्ड जीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने की वजह से ये ओंकोजीन में कैंसर होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो ये म्यूटेशन होने की वजह से प्रोटो ओंकोजीन ओंकोजीन में कन्वर्ट होते हैं, और इसलिए उसको ओंकोलॉजी, जो पूरी साइंस है उसको हम ओंकोलॉजी बोलते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बिनाइन न्यूप्लाज्म और मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म स्लो ग्रोथ हो रहे हैं, दूसरे टिश्यू में इन्वेड नहीं करते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो बहुत अग्रेसिव होता है, बहुत रैपिडली ग्रो करता है, और दूसरे टिश्यू और दूसरे ऑर्गन में जो है वो तेजी के साथ ट्रांसफर हो सकता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचता है, इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। बिनाइन वर्सेस मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब यहाँ कुछ चीजें आप देखिए, कुछ फैक्टर्स हैं जैसे ग्रोथ, एनकेप्सुलेशन, इन्वेजन, मेटास्टेसिस, सेल डिफरेंशिएशन और रिकरेंस, बार बार होना। इन दोनों में, इनमें क्या अंतर नजर आता है? बिनाइन ट्यूमर की ग्रोथ स्लो है, और इनकैप्सुलेट ये रहता है, यानी कि अपने इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन में ये कवर्ड है, इसलिए स्प्रेड नहीं होता है। इन्वेजन सराउंडिंग टिश्यू में नहीं फैलता है, मेटास्टेसिस इसमें नहीं होता है। सेल डिफरेंशिएशन, वेल सेल डिफरेंशिएशन है, यानी कि नॉर्मल जो सेल स्ट्रक्चर है वही रहता है, जिस सेल में ये हुआ है उसी सेल का स्ट्रक्चर उसमें देखने को मिलता है, यानी कि म्यूटेशन वाली चीजें यहाँ नहीं रहती है। रिकरेंसी, दोबारा होने के चांसेस में भी रहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन रहते हैं। इसका उल्टा मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये बहुत रैपिड होता है और इन्वेजिव होता है, यानी कि सराउंडिंग टिश्यू में इन्वेड कर सकता है। नॉन इनकैप्सुलेटेड है, इसलिए इसकी स्प्रेड करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, वो स्पेसिफिक तरीके से इनकैप्सुलेटेड नहीं होती है। मेटास्टेसिस होता है, ब्लड और लिम्फ के थ्रू ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर होता है। पुअरली डिफरेंशिएटेड है, एबनॉर्मल सेलुलर स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है, और दोबारा होने के हाई चांस रहते हैं, हाई रिकरेंसी रेट होता है इसका। अब एक और चीज नीचे लिखी लिखी है, जैसे इसमें लिखा है बिनाइन ट्यूमर के लास्ट में ज्यादातर जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है उसमें ओमा लिखा होता है, ओमा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी टर्म भी है जिसमें ओमा नहीं है और वो कैंसरस है। बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस ट्यूमर जैसे लाइपोमा, इसमें लास्ट में क्या है, ओमा है, OMA। एडिनोमा, ये भी बिनाइन ट्यूमर है, इसमें भी लास्ट में ओमा है। ओस्टियोमा, बोन टिश्यू का बिनाइन ट्यूमर है, ये भी बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, यानी कि एक्सेप्शन हर जगह होता है, जहां पे आपको ओमा लिखा हुआ दिखेगा लेकिन वो ट्यूमर जो है मैलिग्नेंट होंगे। जैसे लिम्फोमा, ये मैलिग्नेंट है, लिम्फोइड टिश्यू का कैंसर है। मेलेनोमा मैलिग्नेंट है, मेलेनोसाइट यानी कि स्किन का कैंसर है। हेपेटोमा, ये लीवर सेल, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी इसको बोलते हैं। सेमिनोमा, ये भी मैलिग्नेंट है, जर्म सेल यानी कि टेस्टिस का होने वाला कैंसर। माइलोमा, ये भी मैलिग्नेंट है, प्लाज्मा सेल यानी कि बोन मैरो का कैंसर।
तो इनमें भी ओमा दिख रहा है हमें बाद में। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए या इसको सिस्टमिक तरीके से पढ़ाने के लिए कुछ बुक और कुछ किताब मैंने देखी, कुछ पढ़ी, बहुत बड़ी चीजें। इससे पहले लगभग 2 साल पहले कोविड के जो पेंडेमिक खत्म होने के बाद एक वर्कशॉप हुई थी देहरादून में, ऑन्कोलॉजी की वर्कशॉप। हालांकि वो होम्योपैथिक थी, लेकिन थ्योरी तो सेम ही रहती है। और बर्नेट जो, आप कुछ लोग आपसे जानते होंगे, बर्नेट एक कंपनी है होम्योपैथी की, ठीक ठाक लेवल पे जा रही है आजकल वो। और वो बहुत सारे सेमिनार वगैरह करा रही है अपनी प्रोडक्ट वगैरह बेचने के लिए। तो वो था, बहुत सारे फिजिशियन इधर उधर देश के आए हुए थे, तो उसमें ये कुछ 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 चला था थोड़ा थोड़ा करके उसमें। तो ओमा एक टर्म वहां पे ली थी, लेकिन बाद में वही चीजें निकली कि सब जगह ओमा नहीं होता है। अच्छा, अब ये जो कैंसर है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जो हमें एक्चुअली पढ़ने हैं, इनके नाम और इनको समझना भी, कारण पे भी आएंगे, लेकिन पहले बेसिक टर्म सारी चीजें समझ लेते हैं। कारण भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन तो जेनेटिक ही है। देखिए, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हेरिडेटरी भी है और जेनेटिक, मतलब जीन में म्यूटेशन ही तो होता है। तो इसलिए जिस चीज में जीन में म्यूटेशन हो रहा है, जेनेटिक डिफॉर्मिटीज मिल रही है, तो वो जेनेटिक ही है। अब ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं, ये सेल के अकॉर्डिंग, या जो ओरिजिन जहां से हुआ है, जहां से स्टार्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इनका नाम रखते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने इस क्लास में दिए हैं। मेसेंकाइमल ओरिजिन, यानी कि जब कैंसर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से ओरिजिन होता है, जैसे बोन, जैसे कार्टिलेज के कनेक्टिव टिश्यू, जैसे मसल, फैट, ब्लड वेसल्स, तो इसको बोलते हैं सारकोमा। और मतलब ये मैलिग्नेंट हो, इन जगह होने वाला ट्यूमर हो, और मैलिग्नेंट हो तो उसको सारकोमा कहेंगे। जैसे बोन टिश्यू में होने वाला, बोन कनेक्टिव टिश्यू में होने वाला कैंसर ओस्टियोसार्कोमा, यानी कि बोन का कैंसर। कोन्ड्रोसार्कोमा कार्टिलेज, लाइपोसार्कोमा फैट सेल, लियोमायोसार्कोमा स्मूथ मसल सेल का कैंसर, एंजियोसार्कोमा ब्लड वेसल का कैंसर। और सार्कोमा ब्लड से मेटास्टेटाइज करते हैं, यानी कि हेमेटोजीनियस रूट से। हेमेटोजीनियस मतलब खून के, ब्लड के ट्रैक से, जहां जहां से ब्लड ट्रेवल करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इनके इनके मेटास्टेटाइज होने का जो मीडियम है वो ब्लड होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम जो होता है वो खून होता है, ब्लड होता है। सार्कोमा की हम बात कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू का। दूसरा है एपिथेलियल सेल। आगे पूरा चार्ट भी आएगा, इन दो को मैं डिटेल में समझा रहा हूं ताकि बाकी चीजें आप खुद समझ जाएं। एपिथेलियल ओरिजिन, जिसको बोलते हैं कार्सिनोमा। जब मैलिग्नेंट ट्यूमर एपिथेलियल सेल से ओरिजिनेट होता है, स्किन के एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियल या ग्लैंडुलर लाइनिंग एपिथेलियल, इंटीग्रल ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, और खासकर स्किन और ग्लैंडुलर एपिथेलियल के बहुत केसेस के देखने को मिलते हैं। एडिनोकार्सिनोमा, ये ग्लैंड्स का होता है, ब्रेस्ट में बहुत होता है। हल्के ब्रेस्ट एडिनोमा अगर है कहीं, ब्रेस्ट एडिनोमा, तो वो बिनाइन है। लेकिन ब्रेस्ट एडिनोकार्सिनोमा, तो इसका मतलब हो गया कि वो ब्रेस्ट के एपिथेलियल सेल का, एपिथेलियल टिश्यूज का कैंसर है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ये स्किन का हो गया, एसोफेगस और स्किन में। इसके अलावा भी, लेकिन स्किन और एसोफेगस में प्रोमिनेंटली हम इसको देखते हैं। ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा, यूरिनरी ट्रैक्ट की लाइनिंग में जो होता है, ब्लैडर का जो कैंसर होता है। बेजल सेल कार्सिनोमा, बेजल जो लेयर होती है स्किन में, वहां की सेल का होने वाला, ये भी कॉमन टाइप का स्किन कैंसर है। स्किन के बहुत सारे कैंसर है, उनके लीजन भी अलग अलग होते हैं देखने में। कुछ एग्जांपल भी आपको मैं अगली क्लासेस में दिखाऊंगा। कुछ क्लासेस में ये कंप्लीट होगा, मतलब ये जो क्लास हमने स्टार्ट की है, ये नंबर ऑफ क्लासेस इसमें रिक्वायर्ड होंगी। जैसे आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं,
कुछ कारण को भी देखेंगे, फिर लीजन भी देखेंगे, मतलब देखने में कैसा लगता है, कुछ पिक्चर में आपको दिखाऊंगा, और ट्रीटमेंट का अप्रोच क्या रहेगा ये भी। तो कुछ कुछ क्लासेस इसकी होंगी, लेकिन इस वीक में, आने वाले वीक में तो नहीं होंगी। और उसके बाद वीक में रेगुलर क्लास चल जाएंगी। एक वीक के लिए मैंने बोला कि मेरा ऑफ है, एक वीक की छुट्टी, आप समझ सकते हैं कावड़ शिविर में रहने की वजह से। उसके बाद फिर हम इसको चलाते हैं ऐसे ही, वीक में एक आध क्लास रखेंगे इसकी, जरूर हर वीक में रखेंगे, ताकि इसको डीपली देखिए। हमने हर चीज को साइंटिफिक वे में समझा है। जो लोग 1 ईयर से कनेक्टेड हैं, दोनों सेमेस्टर में रहे हैं, वो सब जानते हैं। हमने एक एक प्लांट को साइंटिफिकली पढ़ा है, एक एक रेमेडी को उसके प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे पढ़ा है, उनके इफेक्ट कहाँ हैं। और वो सब चीजें आप इसके साथ भी रिलेट कर पाएंगे। फिर हमने जितने डिजीज स्टडी किए हैं वो भी पूरे पैथोफिजियोलॉजिकल लेवल पे स्टडी किया है, हर एक डिजीज को। तो इसमें भी इसकी बेसिक पैथोफिजियोलॉजी या बेसिक फिजियोलॉजी को समझना जरूरी है। रेमेडी तो वही है, उसी 38 रेमेडी में से देंगे। कुछ होम रेमेडी ऐड करवाऊंगा आपके ट्रीटमेंट में। और ये मैं इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा क्रोनिक डिजीज के पेशेंट शायद इसी के रहने वाले हैं। इतने बुरे तरीके से ये एक महामारी बन चुका है। और इस एक कार्सिनोमा है जो ये लिम्फेटिक रूट के थ्रू, लिम्फेटिक ट्रैक के थ्रू ये है मेटास्टेटाइज होता है। यानी कि लिम्फेटिक चैनल के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह इन्वेड करता है। अब ये कुछ कटआउट्स हैं, स्क्रीन शॉट्स हैं जो कुछ सेमिनार से लिए मैंने। अच्छा है ये भी। इसमें हर एक टिश्यू के नाम के अकॉर्डिंग उसके बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर का नाम लिखा है। इससे इससे दो तीन चीजें इजी होंगी आपको। जो अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट आती है उसको समझने में भी आसानी रहेगी। जैसे ये मेसेंकाइमल ट्यूमर है, 1 से लेके 13 नंबर तक आप सभी देख रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू के जो ट्यूमर है, सबके नाम लिखे हैं देखिए, टिश्यू के अकॉर्डिंग। कार्टिलेज वाले का, बोन वाले का, ब्लड वेसल वाले का देखिए, मेनेंजिस का लिखिए। मेनेंजियोमा का मतलब बिनाइन है, लेकिन इन्वेजिव मेनेंजियोमा लिखा आ रहा है तो वो कैंसरस है। लिम्फोइड टिश्यू का सीडो लिम्फोमा या मैलिग्नेंट लिम्फोमास, ये सब अलग अलग हैं। न्यूरोफाइब्रोमा नर्व शीथ का, लेकिन न्यूरोजेनिक सार्कोमा तो ये कैंसरस है। यानी कि सार्कोमा वर्ड आ रहा है अगर, कुछ में ओमा वर्ड में भी आपको कैंसर देखने को मिलेगा, जो पहले मैंने भी आपको बताए थे। हालांकि ओमा ज्यादातर आप देखिए, इन सब में ओमा आ रहा है। ये बिनाइन ट्यूमर है, लाइपोमा, फाइब्रोमा, मैक्जोमा, कोंड्रोमा, ओस्टियोमा, साइनोवियोमा, लियोमायोमा, ये आप देखिए सब। मैनिंजियोमा, ये सब क्या है, सब में ओमा आ रहा है। तो बिनाइन ट्यूमर में तो सब में ज्यादातर आपको ओमा ही देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में आपको ओमा में मैलिग्नेंसी भी देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने बताया लिम्फोमा, मेलेनोमा, हेपेटोमा, सेमिनोमा और माइलोमा। ये चीज आप ध्यान रखना। ये एक्सेप्शनल है, अपवाद जिनको बोलते हैं हम हिंदी में। अच्छा, ये हो गए मेसेंकाइमल। दूसरा, अब एपिथेलियल ओरिजिन के देखिए सेकंड वाली टेबल में। एपिथेलियल ट्यूमर्स बिनाइन भी और मैलिग्नेंट भी। ये कार्सिनोमा हो गए, सार्कोमा और कार्सिनोमा। और लिम्फोमा भी, कुछ हद तक मैलिग्नेंट लिम्फोमा भी, वो मैंने आपको बताया एक्सेप्शनल में रहते हैं। हेपेटोसाइट्स, लीवर सेल एडिनोमा, ये बिनाइन ट्यूमर है। लेकिन हेपेटोमा या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा अगर रिपोर्ट में लिखा है तो ये कैंसर है। स्क्वेमस सेल पेपिलोमा, दिस इज द बिनाइन ट्यूमर, नॉन कैंसरस। बट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये क्या है, ये कैंसर टिश्यू है, यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन हमने क्लियर कर ली पहले वाले पॉइंट में।
ठीक है, पहले पॉइंट में हमने नियोप्लेशिया क्या है ये देखा, नियोप्लाज्म क्या है, ओंकोलॉजी टर्म कैसे बनी, प्रोटो ओंकोजीन्स का कन्वर्जन होता है ओंकोजीन्स में, ओंकोजीन्स मेटास्टेटाइज करते हैं, कैंसरस बनते हैं ज्यादातर केस में, और उनको स्टडी करने वाली ब्रांच ओंकोलॉजी है, इसलिए इनको पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, ट्रीटमेंट करने वाले को ओंकोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर ये हमने इनका आइडेंटिफिकेशन, इनका नामकरण, इन सब चीजों को अभी हमने देखा। अब यहां इस चीज में आप एक चीज और देखते हैं, दैट इज टेराटोमा। टेराटोमा हर बार कैंसर नहीं होता, इवन बहुत कम केस में ही कैंसर होता है। टेराटोमा एक टाइप का ट्यूमर है या ओवरग्रोथ ही होती है, लेकिन इसमें एक टाइप के सेल नहीं होती, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। वैसे तो ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये इसमें लिखा है मोस्ट कॉमन जो साइट है वो ओवरी और टेस्टिस में देखने को मिलती है। कुछ लोगों को पैर में भी देखा गया है। और ज्यादातर केस में ये बिनाइन होता है, लेकिन कुछ केस में मेलिग्नेंसी और हाई कैंसरस चीजें भी देखने को मिलता है, जहाँ पे टिश्यूज, इसके अंदर पाए जाने वाले टिश्यूज अगर आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं किस टाइप के टिश्यूज अंदर हैं, तो प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप देखिए, टेरोटोमा एक ऐसा ट्यूमर है जो एम्ब्रोनिक जर्म सेल से बनता है, और ये अलग अलग टाइप के टिश्यूज बना सकता है, या इसमें हो सकते हैं जैसे स्किन, बोन, टीथ, हेयर, यानी कि ऐसा ट्यूमर जिसमें इस टाइप के टिश्यू देखने को मिलती है। इसके अंदर बाल भी हो सकते हैं, इसके अंदर बोन, टीथ, हेयर ये सब रहते हैं। ठीक है, तो ये टेराटोमा का केस अलग है, लेकिन ये भी बीच में आता है, इसलिए इसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसके सीटी स्कैन और एमआरआई में भी अलग अलग चीजें निकल के आती हैं, इसको भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल ट्यूमर क्यों बनता है इसको भी अभी छोड़ देते हैं हम, ये जेनेटिक मोलिकुलर एक्सप्लेनेशन है पूरी, इसको भी समझाऊंगा। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म है जो मैंने पहले आपको बता भी रखी है, दोनों ही ग्रुप में, 8 PM वाले ग्रुप में भी और 9 PM वाले ग्रुप में भी। नियोप्लाज्म और ट्यूमर को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पहले भी देखी है अपने, पहले भी मैंने बताई है। सेकंड सेमेस्टर शुरुआत होते ही सेल और टिश्यूज और जो फ्लूइड के बारे में मैंने बताया था उसमें ये सब चीजें थी। सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ एक हमारे बॉडी का रेगुलर प्रोसेस है, जो सेल के जनरेट करना, सेल साइकिल के थ्रू चीजों को कंट्रोल करना, एक पूरा फेज ये बनता रहता है। अलग अलग फेज में सेल का जो ग्रोथ है, सेल का जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है, यानी कि सेल बनता है। और ये अलग अलग फेज यहाँ पे आपको देख रहे हैं, जीवन फेज है यानी कि फर्स्ट ग्रोथ फेज, सेल अपना साइज को बढ़ाता है और अपने प्रोटीन ऑर्गेनिल्स, मतलब जो उसके अंदर होते हैं ना सेल के, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब उसमें जो है चीजें बनती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है, ये नॉर्मल सेल साइकिल का फेज है। लेकिन कैंसर में सेल ग्रोथ का पूरा जो कंट्रोल है वो लॉस हो जाता है, और खासकर जो G1 और G2 वाले जो फेज में दिखे, और M वाला फेज है जो माइटोसिस जिसको बोलते हैं, माइटोसिस या सेल डिवीजन। सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दो डॉटर सेल बनाता है, इसको माइटोसिस बोलते हैं या सेल डिवीजन बोलते हैं, मतलब एक सेल से नया सेल बनना। G1 फेज में उसके ऑर्गेनिल्स बन रहे हैं, उसके अंदर जो कुछ चीजें होती हैं। दूसरा एस फेज होता है या सिंथेसिस फेज होता है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है ताकि नए सेल में सेम जेनेटिक मटेरियल रहे। डीएनए एक टाइप का स्टोरेज होता है या इस टाइप की स्क्रिप्ट होती है जो उस पर्टिकुलर सेल को उसके जेनेटिक से मिली है, उसके परिवार से मिली है। तो हर एक बनने वाली सेल में वो सेम डीएनए फॉलो रहे, इस फेज में सेल इस फेज में डीएनए को बनाती है, सिंथेसिस फेज इसको बोलते हैं, जिसको एस फेज कहते हैं। दूसरा फेज है G2 फेज, G1 एस फेज और फिर G2 फेज, यानी कि सेकंड ग्रोथ फेज। सेल अपने आप को माइटोसिस यानी कि डिवाइड होने के लिए तैयार करती है। और फिर एम फेज होता है यानी कि माइटोसिस का फेज, सेल का डिवीजन। सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है और एक जैसे ही बिहेव करने वाली दो सेल बन जाती है।
इस तरीके से हमारे शरीर की जो बॉडी है वो ग्रोथ करती है, पुरानी सेल खत्म होती है और नई सेल बन जाती है। कैंसर में ये पूरा प्रोसेस एबनॉर्मल तरीके से काम करता है। नॉर्मल सेल में जो G1 G2 और एम फेस है, G1 G2 और जो एम फेस है यानी कि माइटोसिस यानी कि डिवाइड होने वाला जो फेस है, और जीवन का मतलब है अंदर के स्ट्रक्चर बनना। G2 का फेस है माइटोसिस के लिए प्रिपेयर करना, और तीसरा डॉटर सेल बनाना। ये पूरा प्रोसेस खराब हो जाता है, एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करता है, एबनॉर्मल तरीके से सेल डिवाइड होने लगती हैं, और एक स्पेसिफिक टाइप के जो एक तरीके के जीन हम बोलते हैं, जिसको यहाँ पे लिखा है P53 जीन, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है एक्चुअली, जो 17वें क्रोमोजोम पे लोकेट करते हैं। यानी कि ये ट्यूमर सप्रेसर मतलब ट्यूमर को बनने से रोकते हैं। ये डैमेज हो जाते हैं और ग्रोथ लगातार अनकंट्रोल चलती है, और वो लगातार अनकंट्रोल ग्रोथ वहां पे एक मास क्रिएट करती है जिसको ट्यूमर बोलते हैं। और उस ट्यूमर को खत्म करने के लिए भी हमारी बॉडी में जीन है जिसको मैं बोल रहा हूँ P53, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा है। ये भी पूरे तरीके से डीनेचर हो जाता है। P53 के बहुत सारे काम है, डीएनए को डैमेज रिपेयर, डीएनए डैमेज को, डीएनए का डैमेज होने से बचाता है उसको, उसमें जो डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करता है। सेल साइकिल के प्रोसेस को अरेस्ट करता है कंट्रोल तरीके से। एपोप्टोसिस को इंड्यूस कराता है, यानी कि जो सेल खराब हो गई उस सेल को प्रोग्राम तरीके से डेथ करके उसकी जगह नए सेल जनरेट करना। और एजिंग के प्रोसेस में भी P53 जीन्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जिसमें सारी चीजें आती हैं, सेल ग्रोथ, ये पूरा प्रोसेस खराब हो जाता है कैंसर में। दूसरा है ग्रोथ फैक्टर और रिसेप्टर्स। सेल के ग्रोथ फैक्टर और रिसेप्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे ग्रोथ फैक्टर आपको दिख रहे हैं, EGF, VEGF, PDGF, प्लेटलेट डेरिवेटेड ग्रोथ फैक्टर, ये तो मैंने पढ़ाया भी था आपको। फाइब्रोब्लास्ट और स्मूथ मसल सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। और कैंसर में क्या हो जाता है, कैंसर में ये पूरे तरीके से फंक्शन नहीं करते हैं, और वहां पे एक स्पेसिफिक टाइप का, जिस लोकेशन में वो चीज चल रही है, जहां चल रही है वहां उसका ट्यूमर बनने लगता है। जैसे EGF देख रहे हैं आप, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, सेल डिवीजन और हीलिंग को प्रमोट करता है, ये नॉर्मल फंक्शन है इसका। लेकिन कैंसर में क्या करने लगता है, ओवर एक्सप्रेशन होने लगता है, जिससे लंग्स ब्रेस्ट कैंसर जो है वो होने लगते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस इस पूरे चीज में चलता रहता है। ये सारे, जैसे TGF हो गया, TGF बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। अपोप्टोसिस को इंड्यूस कराता है, यानी कि पुरानी खराब सेल डेड हो जाएं। अगर वो डेड नहीं होंगी, वो भी इकट्ठी होती चल जाएंगी, तो उनसे पस भी बनेगा, और वहां पे एक लंप भी बन जाएगा जिससे ट्यूमर बोलते हैं हम। लेकिन कैंसर में क्या होता है, कैंसर सेल इस पाथवे को बाईपास कर देता है, यानी कि ये फैक्टर वहां पे काम ही नहीं करता है। तो इस तरीके से ग्रोथ फैक्टर खराब हो जाता है। और थर्ड चीज है माइटोसिस। माइटोसिस मैंने आपको बताया सेल डिवीजन का प्रोसेस है, जिसमें दो आइडेंटिकल सेल में एक सेल डिवाइड हो जाती है। कैंसर में क्या होता है, कैंसर में माइटोसिस का कंट्रोल नहीं रहता है। नॉर्मली सेल में माइटोसिस टाइटली रेगुलेट होता है, लेकिन कैंसर सेल में कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं, बिना किसी कंट्रोल के लगातार सेल बन जो है वो डिवाइड होती रहती है। और ये चेक पॉइंट जो मैंने आपको बताया, माइटोसिस चेक पॉइंट में P53 जो RB1 जीन है, ये कैंसर सेल इनको बाईपास कर देती है या वहां पे इफेक्ट नहीं डालते हैं, जिससे ट्यूमर का ग्रोथ होता है। ये ट्यूमर सप्रेसर है एक्चुअली। और ज्यादा तरीके से ये जनरेट होने से फिर वो वहां पे ट्यूमर ग्रोथ लगातार होने लगती है। हाईली माइटोटिक इंडेक्स वाले जो सेल हैं वो और ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, यानी कि और ज्यादा तरीके से वो कैंसर बढ़ते हैं, जिनमें सेल डिवीजन तेजी से होता है। जैसे लिक्यूमिया, ब्लड कैंसर और लिम्फोमा, ये बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। चौथा फंक्शन खराब होता है
एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस का मतलब है कंट्रोल सेल डेथ। एक ही पार्ट में रखेंगे क्लास को, ये बेसिक टर्म कंप्लीट, हालांकि मैं कराना नहीं सोच रहा था अभी, सोच रहा था कि एक साथ ही कराऊंगा, लेकिन एक दो मैसेज आए तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ, कंट्रोल सेल डेथ, डैमेज या अननेसेसरी सेल को एलिमिनेट करने का प्रोसेस है। कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी जरूरी है। इसका पूरा मैकेनिज्म होता है, इसमें P53 जो सप्रेसर जीन है वो भी काम करते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर भी इसमें काम करते हैं। लेकिन कैंसर में इसका फेलियर होता है, ये काम नहीं करता है। कैंसर सेल P53 को इनेक्टिव कर देते हैं। यानी कि ये वैसे ही हो गया जैसे लड़ाई चल रही है, एक डिफेंस सिस्टम को इनेक्टिव कर दिया। तो P53 डिफेंस सिस्टम ही तो है, कैंसर को बनने से रोक रहा है। और BCL2 एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन जो होती है, ये ओवर एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करता है, और कैंसर सेल वहां पे मरते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। और इसी प्रोसेस को केमोथेरेपी और रेडिएशन में यही किया जाता है। एपोप्टोसिस नॉर्मली तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करते हैं, ऐसी चीजें शरीर में एंटर करते हैं जिससे कैंसर सेल जो है वो मर जाएं, वो आगे ना बढ़े। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, खराब भी होते हैं। वो सब आप जानते हैं, रेडिएशन के साइड इफेक्ट, और जो केमोथेरेपी होती है उनके साइड इफेक्ट, केमोथेरेपी में यूज होने वाले केमिकल कैसे बनाए जाते हैं। मेटास्टेसिस को समझ लेते हैं। मेटास्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जब जो कैंसर सेल है वो एक प्राइमरी सेट, मतलब जहां से जनरेट हुआ है उससे दूसरे ऑर्गन में जाने लगती है, दूसरे ऑर्गन में चली जाती है। मेटास्टेसिस भी अलग अलग स्टेप में होता है। लोकल इन्वेजन मतलब कैंसर सेल अपनी जगह से निकल के सराउंडिंग टिश्यू में इन्वेड कर जाता है, सराउंडिंग टिश्यू में चला जाता है, इसको बोलते हैं लोकल इन्वेजन। और इंट्रावेजन, ये ये सेल जो ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। फिर सर्कुलेशन होता है, मतलब पहले लोकल इन्वेजन होगा, फिर इंट्रावेजन होगा, फिर सर्कुलेशन होगा ब्लड या लिम्फ के थ्रू, सिस्टम के जो जो पूरा सिस्टम है उसके जो पूरा ट्रैक है उसके थ्रू सेल बॉडी में ट्रेवल करती हैं। फिर एक्स्ट्रा वेजेशन होगा, यानी कि सेल जो है वो जिस टिश्यू में जिस ऑर्गन में थे वहां से निकल के नए टिश्यू में नए ऑर्गन में चले जाते हैं और वहां पे एंटर कर जाते हैं। फिर वहां पे कोलोनाइजेशन होता है, यानी कि वहां जाके भी वो वही सारे काम करते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। ट्यूमर सप्रेसल सेल को खत्म कर देंगे, P53 जीन को, एपोप्टोसिस के प्रोसेस को खराब कर देंगे, सेल डिवीजन, माइटोसिस, ये सारे प्रोसेस वहां भी खराब हो जाएंगे और वहां भी ट्यूमर बनने लगते हैं, वहां भी ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी भी मैंने लिखी है। बहुत लंबा तो नहीं चीजों को करूंगा, यूं तो चाहे इसको एक महीना पढ़ते रहे तो भी ये कम पड़ेगा, लेकिन हम उतना बेसिक थ्योरी जरूर करेंगे जो हमें इस चीज के लिए रिक्वायर्ड लगती है। आगे मैं लीवर कैंसर का एग्जाम्पल दिया है, अगली क्लासेस में आपको ऐसे करके कुछ कैंसर के एग्जाम्पल, उनकी पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ा के और फिर हम क्या कर सकते हैं वो दिखाएंगे। और अगली क्लास जो होगी हमारी नेक्स्ट वीक में हो सकती है, नहीं तो उसके नेक्स्ट वीक में होगी, नेक्स्ट वीक तो छुट्टी मानिए आप। फिर हम इसके कारण देखेंगे भाई क्यों कैंसर बनता है और कैसे कैंसर बनता है शरीर में, कार्सिनोजेनिक फैक्टर्स क्या हैं, और फिर वो अंदर जेनेटिक लेवल पे या सेलुलर लेवल पे क्या चेंज करते हैं। देखिए दो ही कारण होते हैं यहाँ, आप देखिए जेनेटिक लेवल पे ट्यूमर का फॉर्मेशन और दूसरा है मोलिकुलर लेवल पे ट्यूमर का फॉर्मेशन। ये दोनों चीजें मैं आपको समझाऊंगा, और ये स्लाइड भी, ये PDF भी आपको तभी दूंगा जब ये पूरी थ्योरी हो जाएगी, तब आपको समझना इजी रहेगा। या मैं इसको भेज देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना, फिर ये पार्ट पूरा हो जाएगा और हम सीधा अपना आगे की चीजों पे चलेंगे, ये भी ठीक रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में ही रखेंगे हम, अभी इतना ही आज के लिए। बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करता हूँ ये सब आप लोग समझे होंगे। थोड़ा तेजी में मैंने बताया क्योंकि वैसे तो टाइम लग जाता है इसमें धीरे धीरे बताने में, लेकिन ये बेसिक टर्म है, एक्चुअली रिलेट जानते तो सभी हैं लेकिन रिलेट मैंने इनको किया है, लाइन बाय लाइन टॉपिक बाय टॉपिक इनको रिलेट किया है आज।
बाकी मिलते हैं आगे के वीक में, और इसको जल्दी हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, और बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझ जाएंगे, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। गुड नाइट। सर हम किसी भी जैसे कोई ट्यूमर है जो मैंने फोटो भेजी थी, उसको कैसे डिफाइन करें कि ये बिनाइन है या हाँ, वो मेलिग्नेंट है? लीजन के बारे में भी या फिर बताएंगे आपको। नहीं तो फिर मतलब कोई जैसे रिपोर्ट वगैरह क्या करवानी होगी? हाँ हाँ, रिपोर्ट ही तो करानी है, वो सब आएंगे सर, एक एक करके ही तो आएंगे ना।